हेलो, नमस्ते फिर सभी को। कल अपन ने राजस्थान की कृषि भाग 1 पढ़ा था। कृषि भाग 1 में अपन ने अंतिम में कृषि विकास से संबंधित कार्यरत संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज बात करेंगे अगले इस बिंदु पे राजस्थान की कृषि के बारे में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कृषि क्रांतियाँ। कहीं न कहीं ये टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, कृषि क्रांतियाँ। हमें पता है कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, स्किप कर करके स्किप ना करें प्लीज़। हो सकता है आपको धैर्य ना हो तो आप इसकी स्पीड को डबल कर दें, लेकिन देखें पूरा। कृषि क्रांतियों की बात करें तो कौन कौन सी कृषि क्रांतियाँ हुई उसके पूरे डिटेल की बात करेंगे अपन। कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी है, कृषि क्रांतियों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था वो समझें। कृषि क्रांतियों का उद्देश्य था उन्नत बीजों का प्रयोग कर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ साथ उन्नत किस्म के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना और कृषि का यंत्रीकरण करना। इन 3 चीज़ों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाना। किसके द्वारा? उन्नत बीजों का उपयोग, उर्वरकों के द्वारा और यंत्रीकरण के द्वारा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांतियाँ हुई उन्हीं को कृषि क्रांतियों के नाम से ही जाना जाता है। अब ये कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी थी आपको ये सारी पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक एक क्रांति से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ अपन बात करें कृषि क्रांति में तो सबसे पहले नाम आता है हरित क्रांति का। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाली इम्पोर्टेंट यही है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में कितनी चीज़ें पूछी जा सकती है उसकी पूरी व्याख्या अपन यहाँ कर लेंगे। हरित क्रांति की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रारंभ कौन से देश से हुआ? तो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था मैक्सिको से, अमेरिका से नहीं हुआ, ये ध्यान रखें। हरित क्रांति का प्रारंभ मैक्सिको से हुआ और मैक्सिको में उस समय गेहूं की पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लेकिन इसी हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है उसकी भी बात करेंगे। हरित क्रांति का प्रारंभ मैक्सिको में हुआ और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में नाम आता है नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में है इसलिए विश्व का आपको याद रखना है। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले करने वाला व्यक्ति था नॉर्मन बोरलॉग, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न और है, ये हरित क्रांति शब्द है, उस हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला व्यक्ति था विलियम कॉट। इसने ही इस कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई उसको नाम दिया था हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला था। तो हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विलियम गॉड थे। और नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिकन गेहूं की किस्म का विकास किया था। अब हरित क्रांति के समय 3 फसलें, मैक्सिको में तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई और अमेरिका में उस समय मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन इसी समय फिलीपींस, इसका नाम सुना होगा आपने, फिलीपींस एक देश है। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव है वो कौन सी फसल पे पड़ा? चावल पे पड़ा। तो हरित क्रांति के समय फिलीपींस में चावल पर सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए इंटरनेशनल, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वह कहाँ खोला गया? मनीला, फिलीपींस में ही खोला गया था। मनीला फिलीपींस में है। और अगर यही बात करें चावल अनुसंधान केंद्र भारत में, चावल अनुसंधान केंद्र राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पे है? तो ये है कटक में, और कटक कहाँ आता है? उड़ीसा में। ये बेसिक टर्म आपको ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि चावल उत्पादन फिलीपींस में ज़्यादा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उसी समय मनीला में प्रारंभ किया गया और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र, ये चावल अनुसंधान केंद्र है
भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? कटक। और कटक कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। तो ये हरित क्रांति से जुड़ी बेसिक चीज़ें थी जो भारत से संबंधित याद रखनी है। अब बात करें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस तरह से होती है। इसी अमेरिकी विशेषज्ञ दल को भारत में आमंत्रित किया गया और इस अमेरिकी विशेषज्ञ दल के जो प्रभारी थे जिनका नाम था एस.एफ. जॉनसन। और एस.एफ. जॉनसन ने भारत की परिस्थितियों और खाद्यान्न की समस्याओं को देखते हुए एक रिपोर्ट दी थी, इंडियाज़ फूड प्रॉब्लम एंड स्टेप टू मीट इट। मैं पूरा लिख रहा हूँ, इंडियाज़ फूड प्रॉब्लम एंड स्टेप, यानी कि कदम क्या उठाए जाएं, स्टेप टू मीट इट। ये रिपोर्ट थी वो डॉक्टर एस.एफ. जॉनसन के द्वारा दी गई थी और इन्होंने ही उस समय कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में ये रिपोर्ट तैयार की थी और इसी के आधार पर भारत में 2 कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे। इसी रिपोर्ट के आधार पर सघन कृषि कार्यक्रम और सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें अब, तो हरित क्रांति के जनक थे M.S. स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम भी आप ज़रूर याद रखें, मनकोम्बु संबा स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन का पूरा नाम है मनकोम्बु संबा स्वामीनाथन। 3 नाम पढ़े अपन ने यहाँ पे, फिर दोहरा देते हैं। 3 नाम में कौन कौन से हैं? पहला देखें, नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम गॉड। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन हैं? M.S. स्वामीनाथन। और ये हरित क्रांति भारत में शुरू कब हुई? तो 1967-68 में शुरू हुई। और अगर ये पूछे तो कब हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो 3rd 5 ईयर प्लान था, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर अपन कह सकते हैं प्रथम योजना अवकाश था, प्रथम योजना अवकाश। इस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर सन पूछा जाए तो 1967-68, पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब हरित क्रांति के अगले जो पॉइंट्स है उस पर बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक की बात कर ली अपन ने। अब हरित क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? अक्सर हमारे स्टूडेंट जवाब देते हैं सर हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब या हरियाणा ऐसे ही देते हैं, लेकिन हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पंतनगर। इसीलिए हरित क्रांति की जननी है वो बोला जाता है पंतनगर को। और पंतनगर कहाँ पे है? फिलहाल उत्तराखंड में है, लेकिन तत्कालीन समय में, उस समय में ये उत्तर प्रदेश में था। इसलिए हरित क्रांति की जननी पंतनगर को कहा जाता है। और यहाँ पे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर, उत्तराखंड। तब ये उत्तर प्रदेश में था, इसलिए हरित क्रांति की जननी इसी के नाम से जाना जाता है, पंतनगर को। सर्वाधिक उत्पादन, इस हरित क्रांति के काल में सर्वाधिक उत्पादन किस फसलों का हुआ? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो 2 फसलें हैं, गेहूं और गेहूं के साथ है चावल। ये दोनों किस टर्म में याद रखने हैं? सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ, लेकिन सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग, सबसे ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग कौन सी फसल पर किया गया था? चावल पे किया गया था। तो गेहूं और चावल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। सर्वाधिक लाभान्वित राज्य, यानी कि हरित क्रांति का फायदा सबसे ज़्यादा किन राज्यों को मिला? तो हरित क्रांति का फायदा है वो सबसे ज़्यादा पंजाब, और पंजाब के बाद है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, इसलिए पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। तो हरित क्रांति के बारे में इतनी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी क्रांति के बारे में।
दूसरी क्रांति है आपकी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के बारे में भी हो सकता है कृषि से संबंधित है, पूछा जा सकता है। इसी श्वेत क्रांति को जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की, किससे संबंधित था, उसकी बात करेंगे। तो इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। इसको श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड इस नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध किससे था, दुग्ध उत्पादन से था। अब इसकी बेसिक चीज़ों की बात करें तो इसके जनक कौन थे सबसे पहले। तो श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई। और वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है उसकी भी बात करेंगे। कब शुरू हुई उसकी भी बात करेंगे। 1970 में इसको शुरू करने का श्रेय था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये शुरू की गई थी। ये ज़रूर ध्यान रखें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा हुई थी। लेकिन 1970 से ये एक ही चरण में नहीं हुई, इसके कितने चरण थे वो भी आपको याद रखने हैं। श्वेत क्रांति कितने चरणों में हुई, तो श्वेत क्रांति के चरणों की बात करें अपन तो श्वेत क्रांति के कितने चरण हैं उसको भी समझ लें। 3 चरण हैं। श्वेत क्रांति 3 चरणों में हुई। ये 3 चरण कौन कौन से साल तक चले और कितने वर्ष तक चले। श्वेत क्रांति का पहला चरण है वो 1970 से लगाकर 1980 तक चला। श्वेत क्रांति का दूसरा चरण है वो 1980 से लगाकर 1985 तक चला, 1985 तक। श्वेत क्रांति का अंतिम चरण है वह 1985 से लगाकर 1996 तक चला। कुल टेन्यूर की बात करें कितने साल तक श्वेत क्रांति चली तो ये कितने वर्ष हो गए, 10 वर्ष। ये कितने हो गए, 5 वर्ष। और ये कितने हो गए, 11 वर्ष। कुल मिला के 26 वर्ष में श्वेत क्रांति के 3 चरण थे। यह प्रथम चरण हुआ 10 साल तक, इसके बाद द्वितीय चरण 5 वर्ष और तृतीय चरण हुआ वो 11 वर्ष तक चला था। अब आगे बात करें, इसी श्वेत क्रांति में मिल्क पाउडर बनाने की शुरुआत भी की। गुजरात के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की थी, जिसका नाम है डॉक्टर H.M. डालिया। डॉक्टर H.M. डालिया द्वारा सबसे पहले मिल्क पाउडर बनाने की शुरुआत है वो गुजरात से की गई थी। और 2 नाम याद रखने हैं, आणंद। आणंद में एक डेयरी, कौन सी डेयरी थी, कोऑपरेटिव डेयरी, अमूल डेयरी। वो कहीं न कहीं इसी श्वेत क्रांति का प्रतिफल है। तो पहली क्रांति अपन ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी, हरित क्रांति। और दूसरी क्रांति की बात करें तो वो थी श्वेत क्रांति। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीली क्रांति। बिल्कुल कहीं न कहीं कृषि से ही संबंधित है, कृषि या उसकी सहायक क्रियाओं से ही। नीली क्रांति। नीली क्रांति के बाद आएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के बाद अगली क्रांति है स्वर्णिम क्रांति। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, स्वर्णिम क्रांति। स्वर्णिम क्रांति के बाद आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति के बाद आपको एक याद रखनी है रजत क्रांति। रजत क्रांति के बाद आपको याद रखनी है एक गोल क्रांति। गोल क्रांति के बाद एक आपको याद रखनी है बादामी क्रांति। और बादामी क्रांति के बाद एक याद रखनी है रेनबो रिवॉल्यूशन, यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति। इतनी क्रांतियों के बारे में आपको लगभग याद रखना है। नीली क्रांति का संबंध किससे था, तो नीली क्रांति का संबंध था मछली उत्पादन। मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, मछली उत्पादन से संबंधित थी। अब बात करें इसके जनक की, तो नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए उस समय एक व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, अरुण कृष्णन। तो इसीलिए नीली क्रांति के जनक किसे माना गया है, अरुण कृष्णन को माना गया है। ये भी जरूर ध्यान रखें, ऐसे पॉइंट्स आपको गाइड्स में नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से उनसे इनको ले सकते हैं। तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था।
और इसके जनक की बात करें तो अरुण कृष्ण ने। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति का संबंध था झींगा मछली के उत्पादन से। झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत हुई और गुलाबी क्रांति के जनक है वो कहा जाता है दुर्गेश पटेल। ये भावनगर के निवासी थे, तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। स्वर्णिम क्रांति की बात करें तो स्वर्णिम क्रांति का संबंध है बागवानी से, और बागवानी सबसे पहले ये प्रोजेक्ट असम से स्टार्ट हुआ था और असम में इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे निरपक तलेज। इसलिए इस क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? निरपक तलेज को। स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक तलेज हैं। लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति का संबंध था टमाटर, और टमाटर के साथ है मांस का उत्पादन। टमाटर और मांस का उत्पादन, और इसके लिए नाम आता है विशाल तिवारी। तो लाल क्रांति के जनक कौन हो गए? विशाल तिवारी हो गए। नेक्स्ट बात करें रजत क्रांति की, तो रजत क्रांति जिसको सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। जब ये क्रांति शुरू हुई तो कुपोषण की शिकायत थी बहुत ज़्यादा भारत में, और इसीलिए एक नारा दिया था संडे व मंडे, रोज़ खाओ अंडे। तो इसको शुरू करने का श्रेय जाता है भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इसलिए इसको ही जनक नाम दे दिया गया है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, इसके जनक की बात नहीं करेंगे। बादामी क्रांति का संबंध है मसालों के उत्पादन से, और इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो जितनी भी क्रांतियाँ थी ये 1, 2, 3, 4, इन सभी क्रांतियों पर नियंत्रण के लिए जो क्रांति स्टार्ट की गई उस क्रांति को ही इंद्रधनुषी क्रांति नाम दिया गया। और इंद्रधनुषी क्रांति के जनक कौन थे? तो इंद्रधनुषी क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मतलब वर्गीज कुरियन का नाम दो क्रांतियों में याद रखना है। वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से भी है, और वर्गीज कुरियन का संबंध है वह इंद्रधनुषी क्रांति से भी है। तो आपको ये क्रांतियों के जनक आपको याद रखने हैं, और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है उसके बारे में आपको सारी जानकारी याद रखनी है। इन क्रांतियों के अलावा आगे बढ़ते हैं अपन, वह है कृषि से संबंधित। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, कृषि जलवायु प्रदेश। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। लेकिन राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो 10 हैं। कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण आता ही है। आज अपन वर्गीकरण की एक छोटी सी बात करेंगे। ये राजस्थान है, इसकी विस्तृत जो अध्ययन है वो कल के टॉपिक में करेंगे। ये राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर मुख्यतः देखें तो कितने भौतिक विभाग हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन तो राजस्थान में एक तो है मरुस्थल, इसको ध्यान से समझें। राजस्थान में एक मरुस्थलीय भाग है। राजस्थान में मरुस्थल के अलावा दूसरा कौन सा भाग है? तो मरुस्थल के अलावा कुछ अंतः प्रवाह का क्षेत्र है, जहाँ अंतः प्रवाह की नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं। तो अंतः प्रवाह का क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान में। अगली बात करें वर्गीकरण में ही तो भौगोलिक विभाग में एक चीज़ और आती है, वह है मैदानी भाग। राजस्थान में मैदानी भाग भी है। मैदानी भाग के अलावा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला भी है। अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के बाद लास्ट में आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थान के जितने भी कृषि जलवायु प्रदेश हैं ये इन 5 खंडों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। मरुस्थल, अंतः प्रवाह का क्षेत्र, मैदानी भाग, अरावली पर्वत, और एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इन सबको एक नंबर दिया गया है, रोमन संख्या में ये नंबर है, इसलिए आपको याद रखना है रोमन संख्या में क्या क्या नंबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मरुस्थल को नाम दिया गया 1, अंतः प्रवाह क्षेत्र को नाम दिया गया है 2,
मैदानी भाग को नाम दिया गया है 3, अरावली पर्वत भाग को नाम दिया गया है 4 और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को नाम दिया गया है 5। मरुस्थल का संबंध 1 से है, अंतःप्रवाह का संबंध 2 से है, मैदानी क्षेत्र का संबंध है वो 3 से है, अरावली का संबंध है वो 4 से है और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसका संबंध किससे है 5 से है। अब क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है वो इजी है। मरुस्थल के 3 भाग हैं, तीनों भाग को 1A, 1B और 1C में बांटा गया है। अंतःप्रवाह को 2 भागों में बांटा गया है, सेकेंड A, सेकेंड B। मैदानी क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, थर्ड A, थर्ड B। अरावली क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, 4A और 4A के साथ आता है 4B। और दक्षिणी भाग है उसको कोई भी विभाग नहीं दिया गया है, मतलब इसको 5 के नाम से ही जाना जाता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ सारे नाम, आज अपन इससे ही ख़त्म करेंगे। कौन कौन से नाम वो देखें एक बार पुनः। कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन? मरुस्थलीय भाग से। तो राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो राजस्थान के कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश आप गिन लेंगे। 1A, 1A, 1B और 1 हो गया C। ये तीनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध है मरुस्थल से। नेक्स्ट आता है सेकेंड A और आता है सेकेंड B। इन दोनों का संबंध किससे? अंतःप्रवाह के क्षेत्र से है। फिर आता है थर्ड A और थर्ड B, यानी कि सब मिला के देखें तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 और ये हो गया 10। तो राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 10। इसकी पूरी विस्तृत व्याख्या हम कल के चैप्टर में करेंगे। फिर निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए या हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दूसरों को प्रेरित कीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद। थैंक यू।